20 अक्टूबर 1962 को भारत और चीन के बीच जंग का आगाज हुआ था। दोनों ही देशों के बीच वो पहली जंग थी और इसके बाद से ही रिश्ते तनावपूर्ण बने हुए हैं। हैरानी की बात है कि इस जंग से 2 साल पहले चीन के प्रधानमंत्री चाओ एनलाई भारत यात्रा पर आए थे। जब चीन ने हमला किया तो किसी को समझ नहीं आया कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पड़ोसी भड़क गया और उसने जंग शुरू कर दी। पर आज सब कुछ जानेंगे आज की वीडियो में, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे। साथ ही वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। भारत और चीन के बीच सन 1962 को हुई जंग के 60 साल पूरे हो चुके हैं। 20 अक्टूबर 2062 को चीन ने भारत पर हमला किया था। इस जंग के बीच ही दिवाली का त्योहार पड़ा था। पूरे देश ने दिवाली नहीं मनाई थी और इस तरह से जंग में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई। सन 1960 में तत्कालीन चीनी पंत प्रधान चाओ एनलाई भारत के दौरे पर आए थे। इतिहासकारों की माने तो चीन की तरफ से कई बार भारत को धमकाया गया था। जब भारत इन धमकियों से नहीं घबराया तो 1962 में चीन ने हमला कर दिया। आखिर वो कौन सी वजह थी जिसने चीन को इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया था? भारत और चीन के बीच सीमा विवाद दरअसल ब्रिटिश काल की उस गलती का हिस्सा है जो नक्शे को बनाते समय की गई थी। जर्नी टू द वेस्ट इस किताब में 16वीं सदी के चीनी साधु जुआन जांग की भारत यात्रा के बारे में लिखा है। वो भारत में बौद्ध सूत्रों की जानकारी हासिल करने के लिए आए थे। किंग वंश के 5वें सम्राट कियानलोंग ने आगे चलकर इसका खास संस्करण तैयार किया। इसमें इन्होंने बहुत ही अजीब शब्दों के साथ एक विचित्र दुनिया के बारे में एक मानचित्र के जरिए बताया था। इस मानचित्र में भारत को कुएन लून रेंज के दक्षिण में कहीं स्थित दिखाया गया था। हिमालय में कहीं एक लाइन बनाई थी और किसी को नहीं मालूम था कि ये कहाँ से शुरू होती है और कहाँ खत्म होती है। भारत पर जब अंग्रेजों का शासन शुरू हुआ तो ये मामला और पेचीदा हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जिन्हें गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने भेजा था, उन्होंने 18वीं सदी में तिब्बत में एक अजीब सी खोज शुरू कर दी थी। उस समय चीन से आने वाले सामानों की मांग में तेजी से इजाफा हो रहा था। ब्रिटिश अधिकारी इससे परेशान हो गए थे। इतिहासकारों की माने तो प्रतिबंधित व्यापार के चलते ब्रिटिश अधिकारियों के लिए कई मुश्किलें पैदा हो गई थी। ऐसे में तिब्बत को एक वैकल्पिक रास्ते के तौर पर देखा गया। ल्हासा के मैदानी इलाकों को जोड़ने वाले व्यापार की बड़ी बड़ी श्रृंखलाएं थी, जो व्यापारियों और बौद्ध भिक्षुओं के साथ ही डाकुओं के लिए भी लंबे समय तक फायदे का सौदा बनी हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर अपना नियंत्रण चाहती थी। हेस्टिंग्स को ल्हासा में दाखिल होने की मंजूरी नहीं मिली थी, लेकिन युवा अधिकारी जॉर्ज बोगले ने सन 1774 में एक दूतावास के जरिए राजनयिक संबंधों की स्थापना में सफलता हासिल कर ली थी। सन 1783 में एक और ईस्ट इंडिया अधिकारी यहाँ पर पहुंचा था। उसके पास कई तरह के आकर्षक गिफ्ट्स थे, मगर अंग्रेजों की चाल ज्यादा काम नहीं आई और तिब्बत पर उनका कोई प्रभाव न हो सका। 14वीं सदी तक तिब्बत का चीन और मध्य एशिया के साथ काफी जटिल रिश्ते हो गए थे। अंग्रेजों ने इसके बाद भारतीय जासूस शरद चंद्र दास को दिसंबर 1878 में तिब्बत भेजा था। दास ने जो कुछ भी देखा वो काफी परेशान करने वाला था। तिब्बत की स्थानीय अर्थव्यवस्था बिखरती जा रही थी। यहाँ पर अधिकारी चांदी और खराब सिक्कों के बीच अंतर मिटाने में लगे थे। अथॉरिटीज अपनी ताकत का गलत प्रयोग कर रही थी। स्थानीय अपराधियों को चेन में बांधा जाता, उनकी आंखें निकाल ली जाती और जंजीरों में जकड़े हुए ही वो भोजन के लिए भीख मांगते थे। निर्दयी किंग राजवंश। सन 1881 के अंत में दास ब्रिटिश ऑफिसर कोलमैन मैकॉले के साथ तिब्बत लौट आए। एक और ब्रिटिश अधिकारी लॉरेंस वॉडल ने सन 1905 में कहा था कि अगर ये पता लग गया कि दास एक जासूस थे तो फिर इसके नतीजे काफी भयानक होंगे। तिब्बत के लोग जिन्होंने दास की मदद की थी, उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई थी। इनके नौकरों के शवों को क्षत विक्षत कर दिया गया
उनके हाथ और पैर काट दिए गए और उनकी आंखें फोड़ दी गई। ब्रिटेन को पता लग चुका था कि किंग राजवंश कितना ताकतवर है और तिब्बत में अंग्रेजों का कोई मददगार नहीं है। सन 1904 में वो ड्रैगन वर्ष के लिए तिब्बती धार्मिक कैलेंडर की तरफ से चेतावनी दी गई। लुटेरों, झगड़ों और लड़ाई का एक महान युग आने वाला है। यहाँ के जोखांग मंदिरों में पीतल के ड्रैगन के सिर से पानी की बूंदों के टपकने को गंभीर संकेत के तौर पर देखा गया, बावजूद इसके कि ल्हासा में बारिश नहीं हो रही थी। एक पुरोहित ने युद्ध की भविष्यवाणी कर डाली। एडवेंचरर फ्रांसिस यंग हस्बैंड की अगुवाई में ब्रिटिश सैनिकों ने उस साल ल्हासा पर कब्जा कर लिया। गोलियों से बचने के लिए तिब्बती सैनिकों ने जादुई ताबीज बांधे हुए थे, लेकिन इन्हें भी मार दिया गया था। दलाई लामा के साथ हुई संधि की वजह से अंग्रेजों ने ल्हासा में सैन्य मौजूदगी का अधिकार हासिल कर लिया था। सन 1910 की गर्मियों से चीन ने खुद को फिर से स्थापित करना शुरू कर दिया। तिब्बत के खान क्षेत्र में विद्रोह की धमकियों के बाद भी किंग ने अपने सैनिकों को ल्हासा पर कब्जा करने का आदेश दिया। किंग सेना के सैनिकों ने रीमा शहर पर कब्जा कर लिया और ग्रामीणों को असम के मैदानी इलाकों में एक व्यापक नई सड़क बनाने का आदेश दिया। सियांग नदी के उत्तर में कोंगपो के जंगलों में सैनिकों को देखा गया। सन 1947 में जब भारत को आजादी मिली तो चीन के साथ सीमाओं को लेकर कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। जो पहला आधिकारिक नक्शा जारी किया गया उसमें सिर्फ लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को ही बॉर्डर के तौर पर दिखाया गया। इसमें सीमा परिभाषित नहीं है, इस शब्द को प्रयोग किया गया था। सन 1911 में ल्हासा में जो संघर्ष हुआ उसके बाद चीन और भारत के बीच शिमला समझौते पर वार्ता हुई। इसमें तिब्बत और भारत के बीच बॉर्डर को खत्म करने का जिक्र हुआ। चीन वार्ता से उठकर चला गया था, लेकिन दलाई लामा ने इस वार्ता को आगे बढ़ाया। उस समय उन्हें ब्रिटेन तिब्बत की आजादी के गारंटर के तौर पर नजर आ रहा था। सन 1914 में ब्रिटिश अधिकारी हेनरी मैकमोहन ने हिमालय पर एक रेखा खींची जो बर्मा से लेकर भूटान तक 1400 किलोमीटर तक थी। नया बॉर्डर अंग्रेजों की कल्पना के मुताबिक ही था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस बॉर्डर को भुला दिया गया क्योंकि चीन ब्रिटेन का साथी था और अमेरिका जापान के खिलाफ था। सन 1950 में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिक ल्हासा में पहुंचे और भारत की सीमाएं ही बदल गई। जो नक्शा इस साल जारी किया गया था उसे 4 साल बाद वापस ले लिया गया। तिब्बत पर हमले के बाद साफ हो चुका था कि चीन भारत के साथ लगी सीमाओं को नहीं मानता है। जब चाओ एनलाई भारत आए तो उन्होंने सीमाओं पर भारत की समझ पर कुछ नहीं कहा। इसी समय उत्तर प्रदेश के बाराहोती पास में भारतीय सेना की मौजूदगी पर आपत्ति दर्ज कराई गई। कई बार चीन की सेना ने घुसपैठ की और पड़ोसी ने इस पर भी अपना दावा जताया। सन 1958 में तो चीन ने हद ही कर दी जब उसने अपने नए आधिकारिक नक्शे में भारत के पूरे नॉर्थ ईस्ट पर अपना अधिकार जता दिया। साथ ही लद्दाख, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश को भी अपना बताया। एनलाई ने तत्कालीन भारतीय पीएम जवाहरलाल नेहरू से बार बार सर्वे की मांग की और हर बार नेहरू ने इसे खारिज कर दिया। 14 दिसंबर 1958 को नेहरू ने एनलाई को लिखा, भारत के इन हिस्सों को लेकर कोई भी शंका नहीं होनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि किस तरह से सर्वे इन तय सीमाओं को प्रभावित करेंगे। तो दर्शकों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।